हमने कोई कानून बनाया है, उसके बाद कोई दूसरा कानून बनाया है, तीसरा कानून बनाया, सारे एक्ट बनाते गए और अंततः भारत के लोगों ने मिलकर के एक एक्ट बनाया और वो इतना प्रभावशाली है, इतना बड़ा है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। यानी सभी लोगों द्वारा मिलकर के बनाया गया ऐसा विधान जो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करता है, उसको चलाने के लिए प्रॉपर नियम बताता है, उसे हम लोग संविधान कहेंगे। ये तो पता ही है आपको, भारत का संविधान कैसा है, लिखा है कि लिखित है? संविधान को लिखित संविधान और अलिखित संविधान कब कहते हैं, या किस संविधान को लिखित संविधान कहा जाएगा? बताओ, किसी संविधान को लिखित संविधान अपन लोग कब कहेंगे? नहीं पता? आपने सुना है किसी देश का संविधान लिखा हुआ नहीं है, अलिखित है? जैसे इंग्लैंड का संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि वो लिखा हुआ नहीं है। इससे संविधान के स्क्रिप्ट होने में कोई समस्या नहीं है। किसी देश के संविधान को ये कहा जा रहा है कि वो अलिखित है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुए हैं वहां पे सारे नियम। भारत का संविधान भी लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी संविधान के लिखित होने का अर्थ ये होता है कि संविधान वहां सर्वोच्च है। अगर किसी देश का संविधान हम लोग कह रहे हैं कि लिखित है, इसका मतलब है कि वहां संविधान से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द रिटन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लैंड में संविधान लिखा हुआ जरूर है, लेकिन वहां संविधान से ऊपर भी कोई है। कौन है? क्राउन। क्राउन को वहां संविधान से ऊपर माना गया है, वहां संविधान सबसे ऊपर नहीं है। और जिस देश में संविधान सबसे ऊपर नहीं होता, उस देश के संविधान को लिखा हुआ नहीं माना जाता है, अलिखित माना जाता है। तो लिखित और अलिखित का डिफरेंस तो यहीं से होता है। उसके लिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इतने सारे नियम हैं, वो लिखे हुए तो होंगे ही सारे के सारे। लेकिन कॉन्सेप्ट है सर्वोच्चता क्या है, और भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं है। हम सब संविधान के अधीन है। कोई भी व्याख्या होगी तो वो संवैधानिक मूल्यों पर ही होगी। कोई भी व्याख्या होगी तो कि संविधान की क्या व्याख्या है। ठीक, कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, एक स्टडी शुरू की थी। हम ये जानना चाह रहे थे कि भारत के संविधान के बैकग्राउंड में क्या क्या है, कौन कौन से एक्ट पास हुए हैं, उन एक्टों को देख करके भारत का संविधान तैयार हुआ, और उससे पहले हम कैसे कैसे यहाँ पर शासन होता था। तो हम कल उसी को पढ़ना शुरू किए थे। और जहां तक आपको याद है, मैं आपको समझाया था कि चार्टर में क्या डिफरेंस है, इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या डिफरेंस है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या डिफरेंस है। वो समझ पाए थे आप लोग अच्छे से? तो ऐसे ही 1599 में इंग्लैंड के कुछ सांसदों ने अपनी अपनी पूंजी इकट्ठा करके कंपनी बनाई, और वो उस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा गया। ये हो रहा है 1600 में। और जब ये सब हो रहा है, उस समय ब्रिटिश क्राउन कौन है, ये भी हम कल समझाए थे। एलिजाबेथ है, जो कि हेनरी 8 और एनाबेल की बेटी है, और जो प्रोग्रेसिव सोच रखती है, अच्छी सोच रखती है, और कैथोलिक सोच को ज्यादा वो सपोर्ट नहीं करती है। उसने यहाँ पर कंपनी को भेजा। लेकिन आपको ये भी पता है कि कंपनी जब यहाँ पर आई थी, तो उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो कितने थे? 24 लोग थे। वो कंपनी के 24 लोग कंपनी को डायरेक्शन देते थे, और वहां से ये कंपनी 1606 में एक चार्टर लेकर के भारत में आई, और भारत में उसने व्यापार करना शुरू किया। तो सबसे पहला है 1600 का चार्टर। चार्टर का मतलब मैंने आपको कल ही बता दिया है कि ये कंपनी को दिए जाने वाली परमिशन और रेगुलेशन के नियम है कि कंपनी कैसे चलेगी और कब तक चलेगी, ये इसमें लिखा रहता है चार्टर में। अगले चार्टर की जरूरत 1726 में हुई। 1726 में चार्टर आया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बंगाल में, बॉम्बे में और मद्रास में 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई 1726 में, और हर प्रेसिडेंसी का पावर किसको दिया गया? गवर्नर को। यहां भी गवर्नर और यहां भी गवर्नर, इनको गवर्नर का पावर दिया गया, और ये सब लोग अपनी अपनी प्रेसिडेंसी को चला रहे थे। प्रेसिडेंसी का मतलब वहां पे जो भी व्यापार हो रहा था उन सबको देख रहे थे। और ये 24 लोग हैं, उनका पीरियड भी मैंने आपको बताया था, फिक्स था। 1 साल के लिए नियुक्त किए जाते थे, 1 साल बाद फिर उनको चेंज करना पड़ता था। तो इनके जो कार्यकाल है वो बहुत ज्यादा नहीं थे। किसके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कह लीजिए, उनके ज्यादा कार्यकाल नहीं थे। ये डायरेक्टर्स हैं, कंट्रोलर नहीं है। और 1772 में आकर के बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। कंपनी ने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार के चलते कंपनी घाटे में चली गई, और घाटे में जाती हुई कंपनी, ये मैं कल बता चुका हूं,
घाटे में जाती हुई कंपनी को ठीक करने के लिए ब्रिटेन से लोन मांगा गया। ब्रिटेन ने लोन मांगने के एवज में ये बोला कि हमको आपकी कंपनी पर कंट्रोल चाहिए, और उसने कंपनी पर अपना कंट्रोल स्थापित किया। और यहीं से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन की संसद के इनडायरेक्ट प्रशासन की, इनडायरेक्ट कंट्रोल की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा किया गया। उसका नाम रेगुलेटिंग क्यों है, यह मैंने कल समझा दिया था, क्योंकि इसका उद्देश्य यही था कि कंपनी के कार्यों को हम लोग रेगुलेट करेंगे। और इसके जो बड़े बड़े प्रावधान थे वो क्या थे कि अब बंगाल का जो गवर्नर है वो क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा। जब ये सब हुआ तो उस समय कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, तो पहला गवर्नर जनरल वो बन गया। इसी एक्ट में ये लिखा था कि गवर्नर जनरल अकेला काम नहीं करेगा, गवर्नर जनरल प्लस 4 लोग मिलेंगे, 4 लोग रहेंगे उसकी काउंसिल में। ये 4 लोग मिलकर के फैसला लेंगे, और फैसला कैसे होगा, मेजोरिटी से। ज्यादा लोग जो कह देंगे वही फैसला हो जाएगा, मेजोरिटी से फैसला लिया जाएगा। और इसमें यह कहा गया कि कोई भी विवाद होगा उसके लिए कलकत्ता में क्या बनाया जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा कलकत्ता में, जो भी विवाद होगा। और उसी को कंट्रोल करने के लिए सीजीआई किसे बनाया गया, चीफ जस्टिस एली जहा इम्पे को बनाया गया। और चैम्बर्स, लिस्टर्स, एक्ट्स, ये 3 लोग उसमें और थे। टोटल जजों की संख्या 4 थी, उनमें से एक ये थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो गया, उसके बाद इसमें फिलिप थे, एक फिलिप इसमें नियुक्त हुए ना, एक कौन हुए, लेमिस्टर हुए, फिलिप हुए, चैम्बर्स हुए और क्लेवरिंग हुए, और एक बरवेल हुए। क्लेवरिंग उन्हीं का सरनेम था। तो इस प्रकार से 4 लोगों को इसमें नियुक्त किया गया, बरवेल हुए, क्लेवरिंग हुए और चैम्बर्स हुए, लेमिस्टर हुए। ये 4 लोगों को इसमें नियुक्त किया गया। तो कुल मिला के यहां पर ब्रिटेन की संसद अब भारत पर कंट्रोल करने लगी है। लेकिन कैसे कंट्रोल कर रही है, ब्रिटेन में क्राउन है जो सबसे ऊपर होता है, क्राउन के नीचे पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के ही कुछ लोगों ने क्या बनाया है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें कितने लोग हैं, 24 लोग हैं। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण में आ गया है क्या, पार्लियामेंट इसके अंडर में आ गया है। और इसके नीचे कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अभी कंपनी को सीधे ना लिख करके इसके नीचे रहेगा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, और इसके नीचे रहेगी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी के सारे मामले कौन देखता है, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल को कंट्रोल कौन करता है, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर किसका कंट्रोल है, पार्लियामेंट का है। और पार्लियामेंट के भी ऊपर कौन है, ब्रिटिश क्राउन, यानी वहां के महाराज या महारानी है। ये स्थिति इन्होंने यहां पर बना दी 1773 में। और 1773 में यह भी कहा गया इसी समय कि जो बंगाल का जो गवर्नर है उसके अधीन कर दिया जाएगा, सबऑर्डिनेट कर दिया जाएगा, किसको, बॉम्बे और मद्रास। बॉम्बे और मद्रास अब बंगाल के अधीन होंगे। लेकिन अभी ये अपने कुछ नियम बना सकते हैं, बंगाल इनके लिए नियम नहीं बनाएगा, ये अपने कुछ नियम खुद बना सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः ये बंगाल से पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तो ये दोनों हो गए गवर्नर, वो हो गया गवर्नर जनरल। ये इस एक्ट का सबसे बड़ा काम था। इस एक्ट ने भारत में कंपनी के शासन को शुरू कर दिया। बस अंतर इतना था कि पहले हमारे पास ये पार्लियामेंट नहीं होती थी, अब इसके ऊपर पार्लियामेंट आ गई है। तो इसको कहते थे इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष शासन, ये हमने प्रारंभ कर दिया है। ठीक। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो लगभग 11 साल तक चलता रहा, 11 साल तक चला, 11 साल यानी 1784 तक चलता रहा। इस बीच में एक घटना और घटी थी कि अमेरिका आजाद हो गया था। अमेरिका के आजाद होने से इंग्लैंड के बहुत सारे आर्थिक अधिकार छिन गए थे, उनके बहुत सारे पैसे कमाने के सोर्स हैं वो उनके पास, उनके साथ चले गए थे। उनके पास ऐसी सारी चीजें बची नहीं थी, तो वो यहाँ के प्रशासन को और अच्छा बनाना चाहते थे। और इसी प्रशासन को और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने एक तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट कुछ नहीं था, केवल इतना सा था कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को ठीक करने के लिए बनाया गया। वो कमियां क्या थी,
जैसा मैंने बताया कि बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास के उसके अधीन कर दिए गए। लेकिन इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ा दी गई। पहले उसके उसके अधिकार कलकत्ता तक सीमित थे, अब उसको ये कहा गया कि आप पूरे बंगाल के लिए, मद्रास के लिए और बॉम्बे के लिए, तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बना सकते हो। पहली बार बंगाल के या कलकत्ता की जो भी कोठी थी उनकी शक्ति बॉम्बे और मद्रास तक फैला दी गई 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट अलग से कोई एक्ट नहीं है, ये रेगुलेटिंग एक्ट का ही अमेंडमेंट है, उसमें ही संशोधन करके इसको बना दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करके। तो ये अलग से कुछ नहीं है, जल्दबाजी में वहां पर कुछ चीजें लिखना भूल गए थे, उन्होंने 1781 में आकर के लिख दी। जल्दबाजी भी नहीं कहेंगे तो ये तो कह ही सकते हैं कि अमेरिका के आजाद होने से उनको धक्का लगा, तो भारत की चीजों को और ताकतवर रूप से सुधारना चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने 1781 का ये एक्ट किया। इस एक्ट के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट से पहले दो एक्ट भारत में 1783 में लाने की कोशिश की गई। एक था फॉक्स एक्ट और एक था डंडास एक्ट, लेकिन ये दोनों ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास नहीं हुए, इसलिए ये एक्ट भारत में आए ही नहीं और भारत में लागू भी नहीं हुए। 1784 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जॉन पिट, उन्होंने भारत में चीजों को और ज्यादा रेगुलेट करने के लिए 1784 का एक्ट पारित करने की निश्चय किया और वो एक्ट पास भी हुआ। इस एक्ट का उद्देश्य यह था कि अब हम रेगुलेटिंग एक्ट जो चल रहा था उसकी जगह पर एक नया चार्टर इशू कर दें और कंपनी के कामों को और आगे के लिए बढ़ा देते हैं। ऐसा उन्होंने 1784 में सोचा और पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इस एक्ट में उन्होंने दो काम किए। जैसे मैंने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार क्या हुआ कि एक तो सीओडी के ऊपर किसका नियंत्रण आ गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, और सीओडी क्या है, कोड ऑफ डायरेक्टर्स है, और ये सारे फैसले करते थे सीओडी। इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट में ये लिखा कि अब सीओडी तो है ही, सीओडी के साथ एक बीओसी भी होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी होगा। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड के महाराज के द्वारा नियुक्त किए गए लोग होंगे, या तो महाराज नियुक्त करेगा या पार्लियामेंट नियुक्त किए गई। और इसमें कितने लोग होते थे, और इसमें कितने होंगे, 6। इसमें 6 लोग नियुक्त होंगे, और 6 कौन कौन होंगे, एक ब्रिटेन का डेप्यूटी मिनिस्टर होगा, वहां जितने भी मंत्री हैं, जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, तो ऐसे ही वहां का एक डेप्यूटी मिनिस्टर होगा, है ना। तो एक डेप्यूटी मिनिस्टर आएगा, एक वहां का सेक्रेटरी आएगा जिसको कहेंगे फॉरेन सेक्रेटरी, 2, और 4 वो लोग होंगे जो ब्रिटेन के महाराज वहां पर नियुक्त करेंगे या फिर पार्लियामेंट नियुक्त करेगी वो। तो 6 लोग यहां पर किस में बैठेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बैठेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहेंगे नियंत्रक मंडल। और ये कौन सा है, निर्देशक मंडल है। ये निर्देशक मंडल है, ये नियंत्रक मंडल है। इसकी शक्ति ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास ज्यादा है। ये तो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स के द्वारा बिठाए गए कोई व्यक्ति हैं, तो इनके पास इतनी शक्ति नहीं होगी जितनी इनके पास होगी। और ये 6 कैसे कैसे आएंगे ये मैंने आपको बता दिया है। उसमें यह भी कहा, और हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात और कही गई थी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, उसके सदस्य 5 साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे। तो उसका जो टेन्योर है वो फिक्स कर दिया कि अब हम उसको 5 साल के लिए रखेंगे 1773 में। अब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, और उसके नीचे ब्रिटिश पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के नीचे सीओडी और बीओसी, और इसके नीचे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद और ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन यहां पर GG+4 नहीं होगा, GG+3 होगा, क्योंकि गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य की संख्या कम कर दी गई यहां पर। लेकिन गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का या वीटो यूज करने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल की शक्ति उन्होंने बढ़ाई, लेकिन परिषद में सदस्यों की संख्या एक कम कर दी उन्होंने। यह 1784 के एक्ट से हुआ है। और जब 1784 का एक्ट भारत में लागू हो रहा है तो उसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारे सुधार कर दिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करके ये लगने लगा कि इनकी शक्तियों का बंटवारा हो गया। इनके पास सारे के सारे अधिकार कौन से थे, व्यापारिक, और इनके पास कौन से अधिकार दे दिए गए, राजनीतिक अधिकार इनके पास आ गए। शक्तियों का बंटवारा उन्होंने यहां पर कर दिया कि व्यापारिक सारी गतिविधियों का नियंत्रण कौन करेंगे, क्योंकि वो कंपनी के मालिक हैं, वही करेंगे। कंपनी कितना रेवेन्यू वगैरह ले रही है वो सब कहां से आएगा, यहां से आएगा। अभी एक व्यवस्था उन्होंने ये की है, जो 6 लोग नियुक्त किए हैं, इन 6 लोगों की सैलरी ब्रिटेन देगा। कंपनी के रेवेन्यू से नहीं जा रही है उनकी सैलरी,
उनकी सैलरी कौन दे रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटेन के बजट से जा रही है। ये कह सकते हैं कि भारत से जो बजट इनकम हो रही है उससे उनकी सैलरी नहीं जा रही है, जो आगे जाके चेंज होने वाली है। 1784 के बाद चेंज होने वाली है। 1784 का जो एक्ट आया उसने भारत में व्यवस्थाओं को व्यापक रूप से स्थापित कर दिया। लेकिन चूंकि उससे कुछ ही समय पहले, 6 साल पहले अमेरिका आजाद हो गया था और अमेरिका से एक बहुत बड़ी फैमिली का व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड आ गया था। इंग्लैंड को भारत में एक स्थायी गवर्नर जनरल बना करके भेजने की तैयारी की जा रही थी। वो गवर्नर जनरल यहाँ पे आना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसको बहुत दिक्कत इस चीज से हो रही थी कि उस समय गवर्नर जनरल के पास सेनापति की शक्तियां नहीं होती। तो उसने कहा कि मैं भारत में जा सकता हूं, लेकिन केवल तब जा सकता हूं जब मुझे गवर्नर जनरल के साथ साथ चीफ ऑफ कमांडर की भी पावर दे दो, या कमांडर इन चीफ की भी पावर दे दो मेरे को, या सेनापति की पावर दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी फैमिली से था, पार्लियामेंट पे थोड़ा प्रेशर है, और उन्होंने गवर्नर जनरल के लिए एक संशोधन करके एक चार्टर पास कर दिया 1786 में, 1786 में। डेट याद रखिएगा कि डेट इस समय बहुत कुछ होने वाला है। 1786 में जब ये चार्टर पास हो रहा है, इंग्लैंड में आ रहा है, उस समय आपको पता है कि 1780 से लेकर के 84 तक यहां पर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है। भारत में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है। टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, और वो आरोप भी ये लगा रहे हैं अंग्रेज उन पर कि आप फ्रांसीसियों से मिले हुए। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड में फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के शत्रु हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के शत्रु हैं, वो यहां भी देखने को मिल रही थी। जब ये एक्ट पास हो गया तो इसमें दो ही काम हुए। एक तो ये कहा गया कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ भी होगा। इसका मतलब हुआ है कि वो आर्मी के मूवमेंट को, आर्मी के वॉरफेयर को यूज कर पाएगा। ऐसा उसको इसलिए चाहिए था क्योंकि इंग्लैंड, जब वो अमेरिका में था, उसके पास ये पावर नहीं थी। तो अमेरिका में इस पावर के ना होने से उसको बहुत नुकसान हुआ था, उसको बहुत लॉस हुए थे अमेरिका में इस पावर के ना होने से। इसलिए उसने कहा कि अगर मैं किसी देश में जाऊंगा तो गवर्नर जनरल या गवर्नर के साथ साथ कमांडर इन चीफ बन के जाऊंगा, सेनापति बन के जाऊंगा। तो एक तो प्रधान सेनापति है, कमांडर इन चीफ। अभी हमारे देश में कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों देशों, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है ना। और वो ऐसे ही प्रधान सेनापति बन के आया। अब अभी हमारे पास रैंक क्या है? सबसे ऊपर राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से नीचे सीडीएस, और सीडीएस के नीचे तीनों सेनाओं के प्रमुख। ठीक है। और हर सेना की अलग अलग कमांड होती है, फिर उनके कमांड के हेड आ जाएंगे, फिर उनकी जो भी सिस्टम है वो लागू कर दिए जाएंगे। तो यहां पर उसको कमांडर इन चीफ या चीफ कमांडर की पावर दे दी गई। और कॉर्नवालिस भारत में आया। कॉर्नवालिस ने भारत में व्यापक सुधार किए और दोनों ही चीजों पर फोर्स किया उसने। राजनीतिक रूप से भी वसूली करना शुरू की और आर्थिक रूप से तो वसूली हो ही रही थी पहले से। अब ये लोग जो थे 24, इनका कार्यकाल पहले भी 4 वर्ष कर दिया गया था उसी समय। तो अब इनका भी कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन 4 वर्ष के बावजूद हर एक 2 साल में 25% लोग उसमें रिटायर होते थे। यानी 24 में से 6 लोग हर बार नए आ जाते थे, हर साल नए आ जाते थे। वो इसलिए किया जाता था कि बहुत सारे लोग थे, तो उनको ज्यादा लोगों से यहां से दोस्ती ना करना, इसलिए उनको ऐसा किया जा रहा था। 1786 का एक्ट चलता रहा और उस समय फ्रांस में क्रांति हो गई। फ्रांस की क्रांति का भारत के इन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा? आप में से कोई बता सकता है? फ्रांस की क्रांति क्या थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा? कब हुई फ्रांस की क्रांति? 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति। और ये मैं आपको पहले बहुत अच्छे से समझा चुका हूं पूरी क्रांति। फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई। उस समय जो फ्रांस के राजा थे वो कौन थे? लुईस 16वें वहां के राजा थे। उनके समय क्रांति हुई और क्रांति के बाद फ्रांस में व्यवस्थाएं बदली। फ्रांस में उन लोगों ने राजतंत्र को हटा करके पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की और पार्लियामेंट बना भी ली, लेकिन पार्लियामेंट कुछ ही समय के लिए बन पाई। तब तक फ्रांस पर आसपास के लोगों ने, ऑस्ट्रिया जैसे साम्राज्य ने आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण से लड़ने के लिए फ्रांस के ही एक योद्धा सामने आए जिनका नाम था नेपोलियन। और नेपोलियन बोनापार्टे ने 1799 के बाद से ही फ्रांस के अधिकांश राजनीति पर कब्जा कर लिया। नेपोलियन वहां का डिफेक्टो रूलर हो गया और उसने फ्रांस की अधिकांश चीजों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी जिस राजतंत्र से जो लोग बच के आए थे क्रांति करने के लिए, वो लगभग फिर उसने वैसा ही कर दिया। और आपको पता है, अगर आपने फ्रांस देखा होगा तो फ्रांस के बगल में इंग्लिश चैनल है, और इंग्लिश चैनल से थोड़ा दूर जाएंगे वहां से तो आपको इंग्लैंड का एरिया लग जाएगा, वो आइलैंड वाला एरिया लग जाएगा।
फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में यही इंग्लिश चैनल है जो उन दोनों को अलग करता है। यानी इंग्लैंड आइलैंड है, फ्रांस आइलैंड नहीं है, वो एक द्वीप नहीं है, फ्रांस मेनलैंड का पार्ट है। तो फ्रांस में जब नेपोलियन आया पावर में, तो नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए 1799 के बाद। क्या चेंजेस किया उसने? एक, सबसे पहले उसने कंटिनेंटल पॉलिसी जारी की। अब ध्यान से समझिएगा, तभी क्या समझ में आएगा। जब 1781 का 86 का एक्ट आ गया, उसके बाद 1793 का एक्ट पास किया गया। कॉर्नवालिस के कहने पर ही एक्ट आया और उसने कहा कि भारत में बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको भारत में एक लंबे समय का ऑर्डर चाहिए, लंबे समय का चार्टर जारी कर दीजिए। और इन्होंने कहा कि 20 साल के लिए हम इस चार्टर को रिन्यू कर देते हैं। और इस तरह से 1793 में कंपनी का भारत में काम करने का तरीका और आगे बढ़ा दिया गया। कितने समय के लिए? 20 साल के लिए। 1793 में हो रहा है, 1793 में। अभी फ्रांस में संविधान की सरकार बनने जा रही है, अभी नेपोलियन नहीं आया। नेपोलियन 1799 के बाद से पावर में आता है, इसके बाद ही पावर में आएगा। अभी तो यहां पर इंग्लैंड में सरकार भी ठीक ठाक बन रही है भारत में, और भारत में उसे 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। 20 साल तक आप और कंपनी शासन कर सकती है और बिना किसी भेदभाव के शासन कर सकती है। कंपनी की मोनोपोली है। मोनोपोली आप ऐसे समझिए कि भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, ऐसा कितने लोग चाहते थे? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठे हुए वे सभी लोग जिनकी हिस्सेदारी कंपनी में थी, वो ये चाहते थे कि कंपनी अकेली व्यापार करे भारत में, तो उसके पास ज्यादा मुनाफा आएगा, तो हम सबको बराबर बराबर ज्यादा हिस्सा मिलेगा। क्योंकि हमारा हिस्सा तो तभी बढ़ेगा जब कंपनी व्यापार करेगी, और कंपनी अकेली व्यापार करेगी तो ज्यादा पैसा कमाएगी। इसलिए उस सारे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठे थे, उनका यह कहना था कि अगर कंपनी अकेली व्यापार करेगी तो ज्यादा फायदा होगा। और उन्होंने इस एक्ट के द्वारा अपने शेयर को भी बढ़ा लिया। उन्होंने कहा हमारा शेयर भी, हमने शेयर इसलिए बढ़ा लिया ताकि हमको कोई लॉस ना हो। कंपनी बहुत पहले से घाटे में चल रही थी, लेकिन इससे कंपनी तो फिर भी घाटे में रहेगी। आपने पर्सनल पैसा निकाल लिया, कंपनी के पास थोड़ी रहा पैसा। तो इस तरह से उन लोगों ने यहां पर यह कहा कि कंपनी भारत में व्यापार करेगी, और कंपनी ही व्यापार करेगी, इससे कंपनी को फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। इधर नेपोलियन ने फ्रांस में आकर के हाहाकार मचा दिया। आप ये देखेंगे कि उसने ये नई पॉलिसी जारी कर दी जिसको कहते थे कंटिनेंटल पॉलिसी। नेपोलियन का महाद्वीपीय सिद्धांत लागू कर दिया। इस सिद्धांत का यह कहना था कि फ्रांस का जो मेनलैंड है, उस मेनलैंड में तो हम कोई भी सामान बेचेंगे, खरीदेंगे, लेकिन इंग्लैंड को ना तो कोई सामान बेचेंगे, ना इंग्लैंड से कोई सामान खरीदेंगे। इंग्लैंड चूंकि हमारे मेनलैंड का पार्ट नहीं है, यूरोप का मेनलैंड का पार्ट नहीं है, वो तो एक आइलैंड है। और उस समय 1799 में, 1790 में इंग्लैंड में नया नया इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है, नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, और फैक्ट्रियों का कोई मतलब नहीं है अगर उसके सामान को कोई खरीदने वाला नहीं है। तो इंग्लैंड को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि नेपोलियन इंग्लैंड की आर्मी से अकेला तो नहीं लड़ पा रहा था, लेकिन इंग्लैंड को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि हम इंग्लैंड के बने हुए प्रोडक्ट को मेनलैंड फ्रांस में अलाउ नहीं करते। और इसको कहते थे उसकी कंटिनेंटल पॉलिसी, जो थी पूरा का पूरा इंग्लैंड को ब्रेक डाउन करने के लिए, इंग्लैंड को आर्थिक रूप से सबक सिखाने के लिए उसने ये पॉलिसी बनाई कि ये पॉलिसी रहेगी तो इंग्लैंड के इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो वो सेना में सुधार नहीं कर पाएंगे, सैनिकों को पैसे कम दे पाएंगे, इसलिए वो युद्ध के लिए बहुत बड़ा पृष्ठभूमि या ग्राउंड तैयार नहीं कर पाएंगे। उसकी बड़ी अच्छी पॉलिसी थी और ये पॉलिसी कुछ हद तक सफल रही। अब मान लीजिए कि इंग्लैंड को यूरोप में सामान बेचने से मना कर दिया गया, क्योंकि यूरोप का कब्जा किसका हो गया? नेपोलियन का हो गया। तो नेपोलियन अपने क्षेत्रों पर इंग्लैंड का सामान बेचने से मना कर दिया, और इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में लगातार सामान बन रहा है। अब क्या मजबूरी है उनकी, कहां बेचेंगे सामान? बहुत सारी कंपनियां थी इंग्लैंड में। अब वो इंग्लैंड की कंपनियां ब्रिटेन में गई, महाराष्ट्र से गुहार लगा रही हैं, पार्लियामेंट से कह रही हैं कि हमको नए क्षेत्र दो सामान बेचने के लिए, क्योंकि हम जितना सामान बेचेंगे उतना सरकार को ज्यादा टैक्स देंगे। तो इंग्लैंड की सरकार ने तय किया कि आप इंडिया में जाकर के, एशिया के क्षेत्रों में जाकर के अपना सामान बेच सकते हैं। तो बात एक आड़े आ गई कि वहां तो मोनोपोली लिखी हुई है। किसकी मोनोपोली लिखी हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली लिखी हुई है, यानी उसके अलावा कोई व्यापार कर नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा वो तो हम चेंज कर देंगे, उसकी चिंता नहीं करो। आप समझ पाए मैं क्या बताना चाह रहा हूं? 1813 के अधिनियम की चीजें पहले ही तैयार हो रही है। 1813 का जब पढ़ते हैं तो किताबों में क्या लिखा रहता है कि 1813 में कंपनी सरकार की मोनोपोली खत्म कर दी गई, व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया, और क्या लिखा रहता है? चाय और चीन। अब चाय और चीन पे आते हैं, क्यों बच गया? ये तो सबको पता है ना, तो पढ़ा हुआ सबने, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ऐसा क्यों हुआ। तो क्या ये समझ पाए कि मोनोपोली क्यों खत्म करी?
क्योंकि इंग्लैंड की और भी कंपनियों ने इंग्लैंड की सरकार पर दबाव बनाया कि हमको जगह तो दो बेचने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप इंडिया जैसी कॉलोनी में बेचिए। उन्होंने कहा इस कॉलोनी में तो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके अलावा कोई बेच नहीं सकता, वही मोनोपोली हम खत्म कर देंगे। इसलिए 1813 में उन्होंने खत्म कर दी थी मोनोपोली। 1813 में ही खत्म क्यों नहीं की, 99 में, 1801 में, 2 में खत्म क्यों नहीं की? क्योंकि पहले ही लिख दिया गया ये 1793 20 साल के लिए। तो 20 साल के नियम तो 1793 में ही बन गए, जो आगे आने वाले 20 साल तक लागू रहेंगे। तो जब तक 20 साल पूरे नहीं हो जा सकते, नियम नहीं बदले जा सकते। तो इसलिए वो 1813 में जाके बदले गए। डिमांड तो 1802 में ही हो गई थी, 4 में ही हो गई थी। अब जैसे ये घोषणा ब्रिटिश सरकार ने तैयार की कि अब हम 1813 में कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर देंगे, व्यापारिक एकाधिकार को इंडिया में नहीं चलने देंगे, और भी कंपनियां यहां व्यापार करेंगी। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बैठे थे वो बिगड़ गए, क्योंकि उनकी तो इनकम कम होगी ना, क्योंकि अब कंपनी में और भी व्यापार करेंगी, और भी कंपनियां व्यापार करेंगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो इतना फायदा होगा नहीं। अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक टाइप के लोग बैठे थे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, उनको ये लगने लगा कि हमको लॉस होगा। वो इस पक्ष में है कि एकाधिकार बना रहे, और बाकी कंपनियां इंग्लैंड की ये कह रही है कि नहीं, एकाधिकार को समाप्त किया जाए। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो रास्ता तो बीच का निकालना पड़ेगा। हम पार्लियामेंट्रियन के खिलाफ भी नहीं जा सकते, और हम उन कंपनियों के खिलाफ भी नहीं जा सकते जो इंग्लैंड को टैक्स देने वाली है। तो सरकार ने बीच का रास्ता निकाला कि कंपनी का एकाधिकार तो समाप्त कर दिया जाएगा, यानी और भी कंपनियां व्यापार करेंगी, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, क्योंकि उस समय के आय के सबसे बड़े स्रोत यही थे। चीन के साथ होने वाला अफीम का व्यापार और भारत के साथ होने वाला चाय का व्यापार। तो चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी एशिया में, और कोई नहीं करेगा। और भारत में केवल चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी सबका कोई और भी कर सकता है। लेकिन चीन में एकाधिकार बना है अभी भी, चीन का समाप्त नहीं हुआ है, यानी चीन में ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन करती रहेगी, भारत में और कंपनियां शासन करेंगी, लेकिन चाय का व्यापार नहीं कर पाएंगी। तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश की है कि इसका बैकग्राउंड क्या था 1813 के अधिनियम का। क्या समझ पाए, क्लियरली समझ पाए ऐसा क्यों हुआ? तो 1813 के अधिनियम में उन्होंने क्या बोल दिया। अब 1813 पे आ जाते हैं। 1813 तो पहला था मोनोपोली खत्म कर दी गई, मोनोपोली एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन 2 चीजों पर बची, टी और चाइना। अगर आपने इतिहास को ठीक ठीक याद हो तो आपको पता होगा कि 1798 में डलहौजी आ गए थे, सॉरी वो क्या कहते हैं, कौन सी पॉलिसी लेके आए थे, सब्सिडी अलायंस, बेलेजली। 1798 में बेलेजली आ गए थे, उन्होंने सहायक संधि शुरू कर दी थी। और सहायक संधि आपको अच्छे से याद है कि भारत के बहुत सारे राज्यों को धीरे धीरे करके हड़पना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब जो नए नए राज्य हड़पे जा रहे हैं, उन राज्यों को ब्रिटिश इंडिया का टाइटल मिलने लगा। ये इसी समय दिया गया कि इनको इंडिया ना कहकर के ब्रिटिश इंडिया कहा जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे ब्रिटेन की सरकार के साथ मर्ज होते जा रहे हैं। ये कब हुआ? 1813 में। और आपको अच्छे से याद है 1798 में वो आए थे, 1799 में उन्होंने मैसूर को छीन लिया था। और मैसूर के साथ साथ तब वहां पर 1803 में शुरू हो गया था, 6 में दूसरा एंग्लो मराठा वॉर, और 1813 तक आते आते उन्होंने मराठों पर पूरा कब्जा कर लिया था, है ना। और मराठों के पूरे क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए थे। बाजीराव को पेंशन देकर के वहां भेज दिया था बिठूर, तो बिठूर चले गए थे, वो वहां रहने लगे, और मराठों पर भी इनका कब्जा हो गया। अवध के क्षेत्रों पर, निजाम के क्षेत्रों पर, मैसूर के क्षेत्रों पर, मराठों के क्षेत्रों पर और बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। इतना बड़ा एरिया उनका अचानक से हो गया, जो 1799 में बहुत छोटा होता था, और अचानक से ब्रिटिश इंडिया बहुत बड़ा हो गया। लेकिन इनके लोग तो बड़े नहीं होंगे, अचानक से इतने लोग थोड़ी आ जाएंगे इंग्लैंड से यहाँ, और लोग बड़े नहीं है, एरिया बड़ा हो गया है। तो इस प्रकार से प्रशासन चलाने में भी दिक्कत होती होगी। तो प्रशासन को चलाने के लिए जिम्मेदारी इनको जरूरत थी अब ऑफिसर्स की या क्लर्क्स की, और वो ऐसे क्लर्क्स हों जो ब्रिटेन के कानूनों को समझ सकें। ब्रिटेन का कानून समझने के लिए या कोई पुस्तक समझने के लिए, नियमों को समझने के लिए इस बात की भी आवश्यकता थी कि आपको अंग्रेजी का ज्ञान हो। और भारतीय लोग अंग्रेजी संस्कृति से नफरत करते थे, उसे पाश्चात्य कहते थे। हालांकि भारत में बहुत सारे पढ़े लिखे नेता थे उस समय जो अंग्रेजी पढ़ गए, इसीलिए हमको फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने भारतीय अंग्रेजों की नीतियों को समझना शुरू कर दिया। और इसी उद्देश्य से उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को अब हम अंग्रेजी सिखाएंगे, ताकि भारत ब्रिटेन के बढ़ते हुए क्षेत्र में शासन करने के लिए, कंपनी में काम करने के लिए हमको बहुत सारे क्लर्क मिल जाए, या पढ़े लिखे ऐसे लोग मिल जाएं जो अंग्रेजी कानूनों को समझते हो। ऐसा करने के लिए उन्होंने
घोषणा की कि 1 लाख रुपया हर साल भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। केवल ये वाली बात कही है उन्होंने। अभी विवाद तो इस बात पे खड़ा होगा आगे जाकर के कि ये 1 लाख रुपए खर्च करके हम इनको पढ़ाएंगे क्या, हिंदी और संस्कृत पढ़ाएंगे कि अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ये विवाद अलग चीज है। हालांकि ये विवाद बहुत बढ़ गया, अंततः फैसला मैकॉले के वुड डिस्पैच के बाद ही हुआ, वुड डिस्पैच के बाद हुआ, जिसमें यह कहा गया कि हम 6वीं के बाद उनको हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ाएंगे और उच्च शिक्षा अंग्रेजी में ही देंगे, और उच्च शिक्षा के बाद वो कंपनी में काम करेंगे। तो कंपनी में नौकरी पाने के लिए लोग पढ़ाई करते थे, कंपनी में लोग नौकर बन जाते थे, ये नौकरी शब्द है वो वहीं से निकला है। कंपनी में लोग काम करते थे और कंपनी के नौकर कहा जाता था उनको, क्योंकि कंपनी तो उनको नौकरों की तरह ट्रीट करती थी। जैसे जो पियून होता है, कुछ लोगों को तो ऐसे ही ट्रीट करती थी, तो उनको लगता था कि हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो कंपनी में नौकर रह जाएंगे, और कंपनी में नौकर हो जाएंगे तो उसी शब्द से धीरे धीरे करके सरकारी सेवा में को हम लोग नौकरी कहने लगे और नौकरी का कल्चर आ गया। आपको याद कर पा रहे होंगे तो मैंने बताया था कि पहले ये कहा गया था कि सीओडी बना, वो बीओसी बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसमें 6 लोग थे, और उसमें यह कहा गया था इनकी सैलरी सब कहां से दी जाएगी, ब्रिटेन से दी जाएगी। 1813 में जो लिखा गया कि सैलरी अब इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी, ब्रिटेन से नहीं दी जाएगी, है ना। तो बीओडी की जो बीओसी की जो सैलरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, अब वो भारतीय राजस्व पर निर्भर कर दी गई, यानी भारत से जो भी पैसा आएगा उससे दी जाएगी, ना कि इंग्लैंड से दी जाएगी। यानी धीरे धीरे इंग्लैंड की सरकार भारत के क्षेत्रों पर अपने कानूनों को प्रभावशाली बना रही है और सत्ता अपने हाथों में लेती जा रही है। अब उसने ये कहा है कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग हैं, ये सरकार के लिए तो काम ही कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो कंपनी से इनको सैलरी दो। लेकिन अभी भी वही व्यवस्था चल रही है, जो बीओसी है और सीओडी है, इन दोनों के पास अलग अलग अधिकार हैं, दोनों के पास अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, और दोनों ही अधिकार ऐसे दिए गए हैं कि जैसे ये व्यापारिक मामलों को देख सकते हैं, ये राजनीतिक मामलों को देख सकते हैं। यानी राजनीतिक फैसलों से, संधि से आने वाला पैसा इनके पास आएगा और वो पैसा इनके पास आएगा। लेकिन उसमें एक बात और कह दी गई जो पहले से चली आ रही थी कि जो भी पैसा आएगा वो आपको इंग्लैंड की पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा, उसका बजट रखना पड़ेगा। पहले से भी चली आ रही थी सिस्टम कि आप पहले हमको बताएंगे कि कितना पैसा आया है और अलग अलग करके बताएंगे, यानी दोनों के बजट को अलग अलग किया गया कि आप बताएंगे कि राजनीतिक रूप से इतना पैसा आया है, व्यापारिक रूप से इतना पैसा आया है, फिर ब्रिटेन की संसद तय करेगी उस पैसे का क्या करना है और कैसे उसको कहां कितना यूज करना है, ये ब्रिटेन की संसद तय करेगी। समझ गए। एक तो ये किया गया, और भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब धीरे धीरे उनके भारत में एरिया बढ़ रहे हैं, मैंने बताया धीरे धीरे भारत में ब्रिटेन का एरिया बड़ा होता जा रहा है और उस एरिया में काम करने के लिए लोग भी चाहिए। और अगर हम उसको ब्रिटिश इंडिया कह रहे हैं तो ब्रिटिश इंडिया तो वो होगी ना, जहां बेल बज गई है, ब्रिटिश इंडिया तो वो होगी जिस ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन के लोग रहें, और ब्रिटेन के लोग वो हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें, ईसाई धर्म को माने, यही तो होगा ना। तो उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहां पर अनुमति दे दी मिशनरियों को बनाने की। हाँ, पहली बार भारत में ब्रिटेन की सरकार ने ईसाई की जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको परमिशन दे दी। लेकिन ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि भारत में पहली बार ईसाई धर्म का प्रचार कब किया गया। ये ब्रिटेन की ईसाई मिशनरी हैं जो 1813 के अधिनियम के बाद भारत में प्रचार करने के लिए आ गई। और यहां पर ब्रिटेन से ज्यादातर लोग कौन से आते थे, पुरुष आते थे कि महिलाएं आती थी, पुरुष आते थे। तो उनमें से कुछ पुरुष ऐसे थे, जैसे पुर्तगालियों ने जो काम किया था कि भारतीय महिलाओं से विवाह करेंगे और विवाह करने के बाद यहां पर बच्चे पैदा करेंगे, वो ब्रिटेन के कहलाएंगे। तो यहां पर अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये तय किया कि भारत में इन कानूनों को लागू किया जाएगा प्रभावशाली ढंग से। ठीक, समझ गए। चलो इसको करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे इसको आगे क्लास में।